गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब सब अपने अपने घरों पर ठीक होंगे। इसी के साथ जो अपने पैथोलॉजी चल रही थी फर्स्ट यूनिट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। देखो, सेल इंजरी और एक और था रिवर्सिबल सेल इंजरी, और अब आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसके अंदर हमने दो टॉपिक पहले पढ़ लिए थे, उसी से अगला टॉपिक आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि पहले तो सेल इंजरी होती है। ठीक, कोई भी स्टिमुलाई कंडीशन आएगा जिसकी वजह से क्या होगी, सेल इंजरी होगी, और वो उसके अगर उसके अकॉर्डिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन सेल अडेप्टेशन। ठीक है, अगर सेल पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, मतलब कि पैथोलॉजी जो स्ट्रेस या स्टिमुलाई था उसके अकॉर्डिंग ही कार्य, मतलब कि वर्क काम करना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं अपन सेल अडेप्टेशन। अब उसके बाद में आता है अपना इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल मतलब कि जो स्ट्रेसर या पैथोलॉजिकल कंडीशन सेल के ऊपर थी वो क्या है कि रेगुलर और सीवियर टाइम तक रहती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत से चेंजेस होते हैं, पैथोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल बहुत से चेंजेस होते हैं, और सेल क्या है कि धीरे धीरे उन चेंजेस की वजह से किसके अंदर चली जाती है, सेल डेथ के अंदर। इसी को अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेल डेथ होती है, और जो अब तक अपने पढ़ा था उसके अंदर क्या सेल डेथ नहीं होती है। देखो देखते हैं। इफ द सेल इज एक्सपोज टू द कंटिन्यूअस injurious stimuli or if the injury is severe the cell undergo cell death. there are two main type of cell. देखो इसके अंदर दे रखा है, जो सेल है वो कंटिन्यूअस इंजरी, जैसे इंजरी होने के बाद में भी अगर वो उसी स्टिमुलाई के अंदर मतलब कांटेक्ट में है और वो इंजरी क्या हो जाती है, सीवियर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको अपन ट्रीट नहीं कर सकते, द सेल अंडरगो सेल डेथ। वो सेल किसके अंदर जाएगी, सेल डेथ के अंदर। अब सेल डेथ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। फर्स्ट देखते हैं अपन नेक्रोसिस, और दूसरा देखते हैं अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, ये होती है सेल डेथ, किसकी वजह से, पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल की वजह से भी हो सकती है। दूसरा देखते हैं अपोप्टोसिस, इट मे बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, दोनों ही कंडीशन क्या होती है, सेल डेथ को डिनोट करती है। अब इसके अंदर देखते हैं कि किस कंडीशन की वजह, भाई किस कंडीशन में सेल डेथ किसके अकॉर्डिंग हुई, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन थी या कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी। जो पैथोलॉजिकल कंडीशन से सेल डेथ हो रही है किसी भी डिजीज की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, हाइपोक्सिया, इस्केमिया, ईटीसी, किसी की वजह से भी, यानी जहाँ पे पैथोलॉजी वर्ड जहाँ पे भी लग जाएगा वहाँ पे मतलब कि कोई डिजीज अकर हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रही है, सेल डेथ हो रही है, वो किसके अंदर आएगी, नेक्रोसिस के अंदर। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जहाँ पे भी सेल डेथ हो रही है वो किसके अंदर आएगी, नेक्रोसिस के अंदर। सेकेंड है अपोप्टोसिस, इट मे बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ये दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। फिजियोलॉजी मतलब कि डिमांड कम हो जाना, डिमांड बढ़ जाना लेकिन सप्लाई कम हो जाना, जिसकी वजह से क्या होगी, सेल तो वर्क तो एक ऑप्टिमम जो लेवल है उस पर करेगी, अगर उसका लेवल कम हो रहा है और उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो क्या होगी, सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको अप्रोप्रिएट मात्रा में जो डिमांड चाहिए थी सेल को वो नहीं मिल पा रही। ये किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। और पैथोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी डिजीज कंडीशन या कोई भी स्ट्रेस या स्टिमुलाई, कोई भी चीज़, एनीथिंग जो किससे रिलेटेड हो, डिजीज से, वो किसके अंदर, इसके अंदर दोनों कंडीशन होती है। देखो, नेक्रोसिस के अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन और अपोप्टोसिस के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों ही इन्वॉल्व होती है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं फास्ट नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार ये जनरल पैथोलॉजी के अंदर
पूछा जाता है कि नेक्रोसिस क्या है, क्या इसके टाइप हैं, क्या इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्या इसके चेंजेज होते हैं सेल के अंदर, ये सब किसके अंदर पूछा जाता है, नेक्रोसिस के अंदर। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, क्या, नेक्रोसिस। अब किसकी वजह से हो रहा है नेक्रोसिस, जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, मतलब कि जो स्टिमुलाई वो परसिस्टेंट किसके ऊपर रहेगा, सेल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल के अंदर डेथ हो जाएंगे और बहुत से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो सेल के लिए क्या होते हैं, जो वो स्टिमुलाई था वो सेल के लिए हार्मफुल था, इंजरियस था, जिसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है। लोकलाइज्ड सेल डेथ मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर होने वाली डेथ, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नेक्रोसिस इज द सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, देखो नेक्रोसिस इज द सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट आर इंडिकेट ऑफ सेल डेथ। वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि सेल डेथ हो गई है। नेक्रोसिस के अंदर बहुत से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो इंडिकेट करता है कि जो लिविंग सेल है उसके लिए जो हार्मफुल स्टिमुलाई था जिसकी वजह से क्या हो गई, सेल डेथ हो गई। इन्हें लिविंग टिश्यू फॉलोइंग एक्सट्रीमली हार्मफुल इंजरी, जो लिविंग टिश्यू है उसके अंदर एक्सट्रीमली हार्मफुल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा। और जो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे और यही अपने को क्या बताते हैं, सेल डेथ के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ। नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ sorry for that. Necrosis is defined as localized area of death of tissue followed by degeneration of tissue by the hydropic enzyme lubricate from the dead cell. It is always accompanied by inflammatory reaction. देखो सेल डेथ मतलब कि सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। अब वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी तो सेल की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी वो वर्किंग कैपेसिटी स्टार्ट ज़्यादा करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, धीरे धीरे जो आ रहा था वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, मतलब कि उसकी जो टिश्यू है उसके अंदर आना गिरावट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक शब्द आया क्या, हाइड्रोपिक एंजाइम। हाइड्रोपिक एंजाइम वो होता है आफ्टर सेल डेथ, वो क्या करता है, जहाँ पे भी सेल डेथ हुई है स्वेलो होने के बाद में जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी जो फ्लूइड है वो हाइड्रोपिक एंजाइम के साथ में उनको क्या करता है, जहाँ पे भी सेल डेथ हुई है उनको लिक्विफिकेशन करने का काम करता है और साथ के साथ उनको फेगोसाइटिस मतलब कि खाने का काम भी करता है, ठीक है। किसकी, जो सेल डेथ के अंदर सारा सिस्टम होगा वो किसके अंदर होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, और हाइड्रोपिक एंजाइम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कोजेज, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं नेक्रोसिस के। ऑल आर कोजेज ऑफ सीवियर सेल इंजरी एंड परसिस्टेंट इस्कीमिया एंड कॉज नेक्रोसिस। देखो इसके अंदर इस्कीमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, और बहुत सी कंडीशन हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी बिगर जो बड़ी सीवियर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। इस्कीमिया के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड जो साथ सेल के अंदर ब्लड जा रहा है उसको इंटरप्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिलेगी। अब ब्लड ही नहीं जा रहा तो साथ में साथ ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो सेल क्या होगी, एप्रोप्रिएट वर्किंग नहीं कर पाएगी। एप्रोप्रिएट वर्किंग नहीं कर पाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद में जो हाइड्रोपिक एंजाइम है वो उसको क्या करेगा, लुब्रिकेट कर देगा, और लुब्रिकेट करके उसको फेगोसाइट करने का काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्वेलो करके, मतलब कि जो लुब्रिकेट करेगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब टाइप्स देखते हैं अपन, नेक्रोसिस के टाइप्स देखते हैं, क्या क्या टाइप्स है नेक्रोसिस के, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है, बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देयर आर 5 टाइप्स। जो टाइप्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं किसके आधार पर,
ईटियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन से, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो, और ईटियोलॉजी वो होती है जिसकी वजह से सेल की क्या हो रही है, डेथ हो रही है, वो होती है इसके अंदर ईटियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब हम फर्स्ट देखते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड बी लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस या कोगुलेटिव नेक्रोसिस, थर्ड देखते हैं सी कैसियस नेक्रोसिस, फोर्थ देखते हैं फैट नेक्रोसिस, और फिफ्थ देखते हैं फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। देखते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। जो ये नेक्रोसिस है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। अगर नेक्रोसिस होगा तो कौन सा होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। ठीक है, नेक्रोसिस कोज बाय इरिवर्सिबल लोकल सेल इंजरी। मैंने बताया ये आपको कि नेक्रोसिस किसकी वजह से होगा, इरिवर्सिबल लोकल सेल इंजरी। ठीक है, मतलब कि इरिवर्सिबल लोकल सेल इंजरी जो मैंने अभी आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग किया था कि जो कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो रेगुलर सीवियर टाइम तक सेल के ऊपर बनी रहती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है, उसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और जिसकी वजह से सेल डेथ होती है उसको बोलते हैं अपन नेक्रोसिस। और उसके अंदर भी होने वाला नेक्रोसिस होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मोस्टली फ्रॉम द सडन सीजेशन स्टॉप ऑफ द ब्लड फ्लो। ठीक है, अब देखो नॉर्मली ब्लड फ्लो चलता रहता है, ठीक, कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर आराम से ब्लड फ्लो चलता रहता है, लेकिन कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या इस्केमिया कोई भी चीज़ आ जाता है वो क्या कहती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जो हार्ट की मसल्स है वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ा देगी, क्योंकि वर्किंग बढ़ाएगी, क्योंकि उसको क्या चाहिए, आपूर्ति, जो सप्लाई है वो चाहिए, लेकिन उसके पास क्या है कि इस्केमिया हो गया जिसकी वजह से वो वहाँ पर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। अब वहाँ पर इस्केमिया एक जगह हो गया तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये होता है जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो जाती है, सिजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इस्केमिया नेक्रोसिस। एंड लिस्ट फॉर्म वहाँ पे सब, क्योंकि बहुत ही कम फॉर्म में बैक्टीरिया और केमिकल एजेंट मिलेंगे। ठीक है, एंड लिस्ट फॉर्म बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट। द ऑर्गन्स दैट अफेक्टेड मोस्टली आर हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाले ऑर्गन है वो क्या क्या है, हार्ट है, किडनी है, स्प्लीन है, क्योंकि इनके अंदर नैरो आर्टरी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिसके अंदर कोई भी इस्केमिया या हाइपोक्सिया की कंडीशन स्टार्ट हो गई तो वो क्या कि सेल एप्रोप्रिएट वर्किंग नहीं कर पाएगी, और वहाँ पे क्या जो टिश्यू है या ऑर्गन है उसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही कंडीशन जो इस्केमिया है परसिस्टेंट रहेगा तो वो क्या कर देगा, सेल की डेथ कर देगा, और वो किसके अंदर आएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। अब देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट है ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक चेंजेज, सेकंड आता है माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। तो अपन फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर मतलब कि इन द अर्ली स्टेज, क्या अर्ली स्टेज के अंदर, इन द अर्ली स्टेज अफेक्टेड टिश्यू ऑर्गन इज पेल, मतलब कि पेल येलोइश कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम एंड स्लाइटली स्वेलो, जो है स्लाइटली मतलब कि उसके अंदर थोड़ी बहुत स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, एंड इज कॉल्ड इंट्रा एंड विथ प्रोग्नोसिस विद द अफेक्टेड एरिया बिकॉज मोर येलोइश सॉफ्टन एंड श्रिंक, सॉफ्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा येलोइश हो जाएगा। वो अपने को देखने को अंदर मिलेगा मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर, यानी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस के अंदर। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होता है द आउटर लाइन ऑफ सेल, जो आउटर लाइन है वो सेल की रिटेन्ड एंड द सेल टाइप स्टिल भी रिकॉग्नाइज, जो सेल टाइप है उसको अपन आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये सेल किस टिश्यू की है या किस ऑर्गन से है। ठीक है, उसको अपन उसके अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर। ठीक है, बट दियर साइटोप्लाज्म एंड नंबर डिटेल्स आर लॉस्ट, लेकिन जो सेल के मटेरियल है उसके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है और उनके जो
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डिटेल्स आर लॉस्ट। जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उनकी डिटेल लॉस्ट हो जाती है कि ये कौन कौन सा इसके अंदर साइटोप्लाज्म था और क्या क्या न्यूक्लियस इसके अंदर थे। द नेक्रोड सेल आर स्वेलो, क्योंकि वो नेक्रोड सेल क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, और मोर इओसेनिक फिल साइटोप्लाज्म देन द सेल। ठीक है, अब इसके अंदर दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, पूरे नेक्रोसिस के अंदर दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, पूरे ही नेक्रोसिस के अंदर दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक और एक न्यूक्लियर चेंजेस। साइटोप्लाज्मिक होता है मोर इओसिनोफिलिक, मतलब कि वो ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा इओसिनोफिलिक, फिलिक का मतलब लव, ठीक है। इओसिनिक फिल जो सेल होती है वो मोर इओसिनिक फिल होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चेंजेस। अब जो न्यूक्लियर चेंजेस है वो तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर पिक्नोसिस, सेकंड है कैरियो हेक्सिस और थर्ड है कैरियोलाइसिस। इसके अंदर क्या है कि नंबरिंग है ना वो ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में जो इसके अंदर सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो गया है। देखो इसके अंदर जो पिक्नोसिस है, जो पिक्नोसिस है ये फर्स्ट नंबर का है, ये है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। जो इनकी सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैंने नंबरिंग भी कर दी है, पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोहेक्सिस और कैरियोलाइसिस। आप देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस क्या होता है? पिक्नोसिस इज करेक्टेड बाय श्रिंक ऑफ न्यूक्लियस विच अपीयर सॉलिड, श्रिंकन एंड स्टेन डीपली बेसोफिलिक सिमिलर टू इंक ड्रॉप। अभी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब सेकंड है कैरियोहेक्सिस, द न्यूक्लियस बिकम ब्रेक इनटू मेनी सिमिलर फ्रेगमेंट। और थर्ड है कैरियोलाइसिस, दिस इज मैनिफेस्टेड बाय प्रोग्रेसिव फीडिंग ऑफ बेसोफिलिक स्टेनिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं अपन। देखो ये क्या है, ये है नॉर्मल सेल, ये है नॉर्मल सेल। जो इसका अंदर न्यूक्लियस है वो भी क्या है, नॉर्मल है। अब जो पिक्नोसिस कंडीशन होती है उसके अंदर क्या है, जो ये है बिल्कुल आई ड्रॉप, मतलब कि एक इंक ड्रॉप के जैसा क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है, मतलब कि बहुत ही छोटा श्रिंक हो जाता है पिक्नोसिस कंडीशन के अंदर। सेकंड है कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस के अंदर क्या है कि वो जो न्यूक्लियस है, देखो कैरियोहेक्सिस, द न्यूक्लियस ब्रेक इनटू मेनी सिमिलर फ्रेगमेंट। अब जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, कैरियोहेक्सिस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या है कि बहुत सारे फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाता है, ठीक, टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जो कैरियोलाइसिस है उसके अंदर होता है दिस इज मैनिफेस्ट प्रोग्नोसिस फीडिंग ऑफ बेसोफिलिक स्टेनिंग द न्यूक्लियस। अब जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइप के अंदर टूट जाते हैं और स्टडी करते हैं, बेसोफिलिक स्टेनिंग से इसकी स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। और जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, बेसोफिलिक स्टेनिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये होते हैं इसके अंदर जो चेंजेस बताया मैंने, तो साइटोप्लाज्मिक, दूसरा है न्यूक्लियर चेंजेस, ठीक। उसके बाद में देखते हैं अपन जो सेकंड टाइप है नेक्रोसिस का, वो देखते हैं लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस। इट इज़ आल्सो अकर्ड कॉमनली ड्यू टू इस्कीमिया। ये भी किसकी वजह से है, इस्कीमिया की वजह से, इंजरी और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। देखो उसके अंदर जो फर्स्ट था कोगुलेशन नेक्रोसिस, उसके अंदर क्या है कि बैक्टीरियल और वायरल फॉर्म, बैक्टीरियल और केमिकल फॉर्म बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती थी। लेकिन लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस के अंदर क्या है कि जो बैक्टीरियल और वायरल फॉर्म तो है ही हैं, केमिकल फॉर्म तो है ही हैं, साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन भी पाया जाता है, बट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन द टिश्यू
degeneration have a dominant role in causing semi fluid material। अब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मैंने बताया इसका वर्क क्या होता है, लिक्विफाई करना उन टिश्यू को जहाँ पे डेथ हुई है उनको लिक्विफाई करना और उनको फेगोसाइटिस का काम करना, इसका काम हो जाता है, और उनको डीजनरेट मतलब कि तोड़ने का काम करना है। लेकिन इसके अंदर उसका बहुत ही कम डोमिनेंट रोल रहता है कि इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। इसके अंदर दो चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाती है, एक तो इसीमिया तो होगा, साथ में बैक्टीरियल केमिकल भी होगा और फंगल इन्फेक्शन भी होगा। ठीक है, द कॉमन एग्जाम्पल आर ब्रेन एब्सिस कैविटी। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, ब्रेन, उसके अंदर एब्सिस कैविटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। किसके अंदर, लिक्विफिकेशन को नेक्रोसिस के अंदर। जो कोएगुलेशन नेक्रोसिस है उसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। ठीक है, डिफरेंस समझ लेना। कोएगुलेशन नेक्रोसिस के अंदर क्या किसकी वजह से होता है, इस्केमिया की वजह से होता है, और उसके अंदर बैक्टीरियल और केमिकल फॉर्म बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। और जो लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस होता है उसके अंदर बैक्टीरियल, केमिकल, फंगल बहुत ही ज़्यादा होता है और डोमिनेंट रोल होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। दूसरी चीज़, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है वो किसको अफेक्ट करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। और जो लिक्विफिकेशन जो होता है नेक्रोसिस वो किसको अफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को। ठीक है, अब इसके देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ चेंजेस को अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेज और मैक्रोस्कोपिक चेंजेज। द अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट, जो अफेक्टेड एरिया है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, सेंटर्ड कंटेनिंग डेब्रीज। अब उसके अंदर क्या है, डेब्रीज हो जाएंगी, क्योंकि एब्सिस फॉर्मेशन, एब्सिस फॉर्म का अंदर डेब्रीज हो जाएगी तो पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सिस्ट वॉल इज फॉर्म। ठीक है, सिस्ट वॉल भी स्टार्ट हो जाएगी। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, द सिस्टिक कंटेनिंग नेक्रोसिस सेल, डेब्रोसिस एंड मैक्रोफेजेस फ्लूइड फेगोसाइटिस मटेरियल। द सिस्ट वॉल इज फॉर्म बाय द प्रीफेटिंग कैपिलरी इन्फ्लामेटरी सेल भी हो जाएगी, फेगोसाइटिस भी स्टार्ट हो जाएगा, डेब्रीज भी मिलेगी, मैक्रोफेजेस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केसियस नेक्रोसिस या चीज़ लाइक नेक्रोसिस। चीज़ आप सबने देखा होगा, वैसा ही ये उसकी स्ट्रक्चर होती है, वो स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, वैसा ही नेक्रोसिस होता है। इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ फोकाई। सेंटर ऑफ फोकाई मतलब कि लंग्स के अंदर होता है ये। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के अंदर होता है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के अंदर छोटे छोटे गुच्छों के अंदर यानी फोकाई बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन केसियस नेक्रोसिस। देखो ऐसे छोटे छोटे फोकाई फॉर्मेशन का स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन केसियस नेक्रोसिस या चीज नेक्रोसिस। द कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ कोगुलेशन एंड लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस आर प्रेजेंट इन दिस टाइप। इस नेक्रोसिस के अंदर जो अपने पिछले प्रीवियस नेक्रोसिस थे उनके फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, कोगुलेशन नेक्रोसिस के और लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस के भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। ग्रोथ चेंजेस, फोकाई ऑफ केसियस नेक्रोसिस इज सिमिलर टू ड्राई चीज़। जो मैंने अभी आपको बताया ड्राई चीज़ की अकॉर्डिंग इसकी जो है ऐसे ड्राई चीज़ के, ये ड्राई चीज़ है उसके सेम टू सेम ही बनना जो है चेंजेस जो हैं अपने को देखने को मिलेंगे। एंड येलोइश अपीयरेंस, और क्या होगी, सॉफ्ट होगा, ग्रेनुलर होगा और येलोइश अपीयरेंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। द सराउंडिंग डिजीज शो कैरेक्टराइज ऑफ ग्रेनुलोटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जो ग्रेनुलोटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है वो इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगी। फोर्थ है अपना डी, फेट नेक्रोसिस। फेट नेक्रोसिस इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ये क्या है, सिंपल फॉर्म है सेल डेथ की, अकरिंग एट मेनली फैट रिचेज ऑर्गन। जो फैट रिचेज ऑर्गन है वहाँ उसके अंदर होती है ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेस्ट एंड मेसेंट्रिक फैट। ब्रेस्ट और मेसेंट्रिक फैट के अंदर देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। नेक्रोसिस डेट अकर इन केस ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर मिलेगा अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। इन केस ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस देयर इज लिब्रिफिकेशन ऑफ पेनक्रियाज।
लुब्रिफिकेशन कर देगा, वो क्या कर देगा, पेनक्रियाज को लुब्रिकेशन कर देगा। लाइपेज फ्रॉम इंजरी एंड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी और इन्फ्लाम हो जाएगा टिश्यू दैट रिजल्ट इन नेक्रोसिस ऑफ पेनक्रियाज। इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, इन्फ्लाम्ड होते क्या कि वहाँ पे जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा और फैट भी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। एंड द अदर फैट डिपॉजिट throughout the abdominal cavity and something extra abdominal adipose tissue also affected in this type। फैट डिपोजिशन हो जाएगी। फैट डिपोजिशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी हो जाएगा और जो उसके आसपास के ऑर्गन हैं उनके अंदर भी, सराउंडेड ऑर्गन भी हैं उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। फैट नेक्रोसिस इज हाइड्रोलाइसिस एंड रप्चर ऑफ एडिपोस टिश्यू, एडिपोस कॉजिंग release of natural fat which change into glycerol and free fatty stage। अब जो फैट है वो पहले तो एडिपोस टिश्यू में जाएगी और फिर उसके अंदर जाकर क्या की कॉजिंग रिलीज ऑफ नेचुरल फैट, और जो फैट है वो क्या फैट है वो चेंजेस होगी किसके अंदर, ग्लिसरॉल और फिर भी फैटी एसिड के अंदर। द लीक्ड आउट फ्री फैटी एसिड में कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम। अब देखो फैट नेक्रोसिस के अंदर एक कैल्शियम सोप बनता है, वो कैसे बनता है, हाइड्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी कहाँ पे, एडिपोस टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से जो नेचुरल फैट है, एडिपोस टिश्यू के अंदर जो फैट होती है वो नेचुरल फैट होती है, वो जो नेचुरल फैट है वो किसके अंदर चेंज होगी, ग्लिसरॉल के अंदर, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर। अब जो लीक आउट हुआ है क्या, फ्री फैटी एसिड, वो किसके साथ बाइंड करेगा, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ, और वो बनाएगा क्या, कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, किसके अंदर बनता है, फैट नेक्रोसिस के अंदर। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, जो एडिपोस टिश्यू है उसके अंदर स्टोर होती है फैट। अब एडिपोस टिश्यू के अंदर क्या होगी, नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस होने के बाद में हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाता है। ठीक, उसके अंदर जो फैट है और जो फ्री फैटी एसिड है वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड, और लीक आउट होते हैं। ठीक, लीक आउट हो जाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स किसके साथ बाइंड करेंगे, कैल्शियम सोप के साथ, और वो क्या बनाएंगे, सॉरी कैल्शियम के साथ, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ, और वो बनाएंगे कैल्शियम सोप। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं इसके अंदर, ग्रोथ चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। ग्रोथ चेंजेस देखते हैं, द अफेक्टेड टिश्यू अपीयर एज येलोइश वाइट एंड फ्रिम, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉप गिव नेक्रोस टिश्यू फ्रिम एंड चॉक वाइट अपीरेंस। जो इसकी अपीरेंस होगी वो चॉक वाइट अपीरेंस होगी और येलोइश हो जाएगा और कैल्शियम सॉप देखने को अपन मिलेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखते हैं, द नेक्रोज फैट सेल हैव क्लाउडी अपीरेंस। जो फैट सेल है वो नेक्रोस सेल है उसके अंदर क्लाउडी अपीरेंस देखने को मिलेंगी एंड सराउंडेड बाय एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और वो क्या होगी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी उसमें स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम सेप इज आइडेंटिफाई इन टिश्यू सेक्शन। जब आप टिश्यू का सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, कैल्शियम सेप एंड ग्रेन्यूल्स बेसोफिल्स एंड अपीरेंस इज सीन। ठीक है, लास्ट देखते हैं अपन फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ऑटो इम्यून डिजीज। ये किसके अंदर मिलता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जिसके अंदर ना कोई इटियोलॉजी होती है ना और कुछ, और डिजीज कोज हो जाती है, और इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी एंड इन पेप्टिक अल्सर एंड इन वेसुलाइटिस। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सेल इंजरी डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल, इसके अंदर जो फिब्रिन लाइक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होगा इन द अफेक्टेड टिश्यू। जो अफेक्टेड टिश्यू है उसके अंदर फिब्रिन लाइक मटेरियल क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। विच आल्सो हैविंग स्टेनिंग स्ट्रेटजी, वो क्या है, स्टेनिंग स्ट्रेटजी रखता है, लाइक फिब्रिन इज फाउंड। ठीक, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस अकर व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल्स। फिब्रिनोजन क्या होता है फिब्रिनोइड या फिब्रिनोजन वो क्या, ब्लड कोगुलेटिव फैक्टर होता है। अब उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इन द ब्लड वेसल्स अलॉन्ग विथ फिब्रोन विदाउट फिब्रिन व्हेन इट इज स्टेन विथ हेमेटोलाइटिन एंड इयोसिन। हेमेटोलाइटिन और इयोसिन एक डाई होती है। ठीक है, दे अपीयर ब्राइटली इयोसिनोफिलिक। उसके अंदर अपन उसको देखते हैं तो वो क्या दिखेगा, ब्राइटली इयोसिनोफिलिक दिखेगा।
नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ चेंजेस। द चेंजेस अकर इन फिब्रिनोइड नेक्रोसिस इन्वॉल्व्स ब्राइट eosinophilic अपीयरेंस, डिपोजिशन ऑफ द हाइलिन लाइक मटेरियल इन द वेसल्स वॉल। ठीक, जो भी वेसल्स वॉल है उनके अंदर डिपोजिशन हो जाएगा किसका, हाइलिन मटेरियल का, और जो उसकी स्ट्रक्चर है वो देखिए ब्राइट eosinophilic अपीयरेंस। और देखते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। नेक्रोस टिश्यू इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर डेब्रिज। जो टिश्यू है जिसकी डेथ हुई है वो किसके द्वारा घिरा रहेगा, न्यूक्लियर डेब्रिज और न्यूट्रोफिल्स एंड लोकल हेमरेज एंड मे अकर ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो हेमरेज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से, लोकल रिएक्शन की वजह से, न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन की वजह से, या रप्चर हो जाए कोई ब्लड वेसल्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेमरेज भी अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के अंदर। ठीक है, तो ये नेक्रोसिस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए। तो अच्छे से ध्यान से कोशिश करो कि समझ में आ जाए। थैंक यू।